Hello guys, welcome to my channel Study with Deepshika. Today's topic is sampling in research. सैम्पलिंग रिसर्च जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्रैक हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये सैम्पलिंग मेथड का प्रोसेस है जो कि दो पार्ट्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड एंड प्रोबेबिलिटी मेथड। ओके, इसको हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सैम्पलिंग क्या है। तो सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन फॉर स्टडी। सैम्पलिंग जो होती है वो एक पूरी जनसंख्या में से कुछ इकाइयों को जो चुनकर अध्ययन किया जाता है उसका हम सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे एक बड़ी सी पॉपुलेशन है, ठीक है, एक बड़ी सी पॉपुलेशन, ये है हमारा इंडिया, मान के चलो ये हमारा इंडिया है, ओके। और इंडिया में पॉपुलेशन बड़ी है, तो क्या यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे जितनी जनता है, क्या हम सबके बारे में स्टडी कर सकेंगे एक साथ? नहीं कर पाएंगे। अगर हम बारी बारी से मतलब एक एक करके जैसे इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करने लगेंगे ना, तो फिर सैम्पलिंग, फिर ना रिसर्च नहीं हो पाएगा, फिर वो टाइम टेकन हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और हमारा बहुत टाइम कंज्यूम होगा, तो रिसर्च फेल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है, ये गलत हो जाता है, ये सिस्टम गलत हो जाता है, तो इसको हम लोग अप्लाई नहीं करते। इसलिए जब भी एक पॉपुलेशन का रिसर्च किया जाता है कि एक पॉपुलेशन में क्लास, मान के चलो एक स्कूल है, ठीक है, और इस स्कूल में हमको जाके वहाँ पे सेंसस करना है कि यहाँ पे 1 से लेके 10 साल के बच्चे तक में कौन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 साल तक के बच्चे का एक लिस्ट निकालो, ठीक है। फिर निकाला जाएगा 10 साल से बच्चे का लेकर यहाँ पे 20 साल तक के बच्चे का लिस्ट निकालो, ओके ओके। तो यहाँ पे फिर ये दूसरा लिस्ट बनेगा। अब यहाँ से हमें ये समझ आता है कि यहाँ पे हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी कि हम चलो बारी बारी से गिनते हैं कि 1 साल का ये, 2 साल का ये, 3 साल का ये, नहीं, हम यहाँ से 1 से लेके 10 तक के बीच में निकाल लेंगे और उसके बाद हम प्रूव कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक इतने साल के बच्चे का सेंसस हो रहा है, ठीक है। तो इसको ही सैम्पलिंग बोलते हैं, मतलब छांट छांट के चुनना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप थोड़ी थोड़ी इकाइयों में चुनते हैं, तो इसी को सैम्पलिंग बोला जाता है। तो सैम्पलिंग का फिर से सुन लेते हैं। सैम्पलिंग इज द सेलेक्टिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। एक लार्ज पॉपुलेशन से एक छोटा सा स्मॉल पार्ट का जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं, ओके। सैम्पलिंग दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा टाइप है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ओके। अब हम देखते हैं इसका आगे का पार्ट। हाँ, अब हमारा पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? तो एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। जितनी भी पॉपुलेशन है, मान के चलो यहाँ पे मेरे पास एक, हम को करते हैं कि हमारे पास 4 बॉक्सेस है, ओके, 4 बॉक्सेस है। तो हम ना यहाँ पर इस चारों में से यहाँ पे इक्वल चांस होगा सबके निकलने का, ठीक है। हर बॉक्स से एक एक इंसान निकल सकता है। यहाँ पे हम किसी को ना चुनेंगे, ना हम किसी को सेलेक्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक जैसे वो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। मतलब सबका यहाँ पे अभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि यहाँ पे इक्वल चांस होता है, ओके। तो यहाँ पे इक्वल चांस होता है सबके सेलेक्ट होने का, तो इसी को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं, जिसमें एक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इसमें सब सब सारे ग्रुप में से कोई ना कोई सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह का हेरफेर नहीं किया जाता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होता है जो सिलेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन अ चांस, जिसमें हमें ये नहीं क्लियर होता है कि ये सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, इस बॉक्स से कौन आएगा या इस बॉक्स से कौन आएगा या इसमें से कौन आएगा या इसमें से कौन आएगा, ये क्लियर नहीं होता है। जब हमें ये क्लियर होता है कि इसमें से राहुल आएगा, इसमें से निकिता आएगी, इसमें से स्मिता आएगी, इसमें से आदर्श आएगा, तो ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है, ठीक है, क्योंकि सबको इक्वल चांस मिल रहा है। बट
जब हमें ये क्लियर नहीं होता है कि यहाँ से कौन आ रहा है, यहाँ से कौन आ रहा है, तो इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ही नहीं है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, सबसे पहले हम वो चार्ट देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसके 4 पार्ट होते हैं, मतलब 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है क्लस्टर सैम्पलिंग, एक होता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, एक है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, एंड द फोर्थ वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ओके, तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक हम लोग गेम हमेशा से खेलते आए हैं। एक जार रख दिया जाता है और जिसमें बहुत सारे कागज, मतलब कागज नहीं, एक पेपर मोड़ मोड़ के रखा जाता है, फोल्ड करके रखा जाता है, जिसमें उसको कौन सा कोई गेम होता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसमें से हमें एक सेलेक्ट कोई अपने हाथ से निकालना होता है, और जो भी आएगा वो मेरा, या फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ेगा। तो ये होता है सिंपल रैंडम, ठीक है, मतलब रैंडम तरीके से बिना बायस के हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो सैम्पलिंग सिलेक्शन इज अ डन रैंडमली विदाउट बायसनेस। जब रिसर्च बिना किसी बायसनेस के, जब सैम्पलिंग बिना किसी बायसनेस के की जाती है, तो उसे हम सिंपल रैंडम सैंपल बोलते हैं। ओके, हिंदी में देखते हैं कि चयन पूर्णतः यादृच्छिक होता है बिना किसी पक्षपात के, ठीक है, तो इसको हम सिंपल रैंडम बोलते हैं। अब है हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्राटा एंड सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप। अभी देखो क्या होता है कि एक स्ट्रेटा बनाई जाती है, ठीक है, और उस स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया जाता है कि यहाँ पे जैसे हम 4 ग्रुप का बना देते हैं, और यहाँ पे ये एक स्ट्रेटा बन गया, और हम हर स्ट्रेटा में से एक स्ट्रेटा 2 3 4 स्ट्रेटा बना दिए। अब हम हर स्ट्रेटा में से एक स्टूडेंट को कलेक्ट कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है, और इस चारों स्टूडेंट को लेके हम एक अलग स्ट्रेटा बना देंगे, एक अलग ग्रुप बना देंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। जैसे स्कूल है, एक सिटी है, ठीक है, उस सिटी में मान के चलो कि 6 स्कूल है, तो हम हर उस 6 स्कूल से, जितने भी वहाँ की 6 स्कूल है, उस सभी 6 स्कूलों में से 1 से 2, 2 से 3 बच्चे को लेके हम वहाँ पे इसका एक अलग ग्रुप बना देंगे, ठीक है, और इस तरह से इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। जनसंख्या को विभिन्न वर्गों में बांटकर प्रत्येक वर्ग से नमूना लिया जाता है। अभी जैसे मैं बता दी कि विभिन्न वर्गों में बांटकर प्रत्येक में से नमूना ले लिया जाता है, उसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं। अभी हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग वो होता है, द सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू अ क्लस्टर, होल क्लस्टर आर सेलेक्टेड। क्लस्टर सैम्पलिंग को बोला जाता है कि एक समूह में बांट दिया जाता है, और जिस समूह को उसमें एक पूरा ग्रुप बना दिया जाता है, और उस ग्रुप में से एक अलग ग्रुप निकालकर उसको डिफाइन किया जाता है और उसका चेक किया जाता है, ठीक है, उसी को हम क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। एक होल क्लस्टर बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रेटा बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम एक पूरी की पूरी ग्रुप बना रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है, एवरी 9th यूनिट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। मान के चलो कि एक पॉपुलेशन है 1 से लेके 10 तक की, ठीक है, 1 से लेके 10 तक की पॉपुलेशन, ठीक है, तो हम मान के चलो ऐसा ऐसा 4 पॉपुलेशन है, ठीक है, 4 पॉपुलेशन, ये मान लो आप 11 से, और यहाँ पे 20 है, ओके, 20 है, ये कर लेते हम 21 से 30, ठीक है, और ये कर लेते हैं 30 से 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ की हर 9th, यहाँ पे क्या बोला गया है कि पॉपुलेशन की हर 9th यूनिट, तो यहाँ से हर 9th यूनिट को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, चुना जाता है हर 9th यूनिट को। जैसे 1 से 10 तक है, तो यहाँ का 9th यूनिट कौन सा होगा? 9 होगा, राइट।
11 से 20 है तो यहाँ की 9th यूनिट कौन सी होगी? 19 होगी, है ना। 21 से 30 है तो यहाँ की 9th यूनिट कौन सी होगी? यहाँ की 9th यूनिट होगी 29। और 30 से 40 है तो यहाँ की 9th यूनिट कौन सी होगी? 39। क्लियर? तो इसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पॉपुलेशन के हर 9वें पार्ट को लेके इसका एक ग्रुप बनाया जाएगा सिस्टमेटिक ढंग से, एक सिस्टम के तहत इसको निकाला जाएगा, मतलब पॉपुलेशन के हर 9th पार्ट में निकाल के बनाया जाएगा इसका सैम्पलिंग। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद है हमारा, अच्छा तो यहाँ पे आप सबको समझ आ गया ना? सॉरी फॉर दैट, लेट मी क्लियर इट। ओके, वेट। सो जो नेक्स्ट है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? इसके 4 टाइप होता है। अभी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सा था? जिसमें ये क्लियर नहीं है कि कौन से ग्रुप से कौन आ रहा है, ठीक है, ये हमें क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, हम बस सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है कि सैंपल आर चूज बेस्ड ऑन इजी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी। ओके, जो इकाइयाँ आसानी से उपलब्ध हो उन्हें नमूना बना लिया जाता है, मतलब कन्वीनियंस, एक कन्वीनियंस रूप में। जैसे हर इंसान अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वर्क करता है कि मुझे जो सेटिस्फाई करेगा, मुझे जो इजी लगेगा, मुझे जो समझ आएगा, मैं वो काम करूँगा, मैं वैसे वर्क करूँगा। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग वो हुआ कि मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं जाऊँगी रिसर्च करने किसी एरिया में, ठीक है, किसी फील्ड वर्क में मैं जा रही हूँ, मैं बोलूँगी यार मेरे को ना ये अच्छा लग रहा है तो मैं यही लूँगी, ठीक है, मुझे ये भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, तो मैं इस चारों पांचों को सेलेक्ट करूँगी और मैं अपना एक ग्रुप बनाऊँगी, फिर मैं इस पर रिसर्च करूँगी। ओके, तो ये हो गया कन्वीनियंस। मैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं अपने मूड के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग क्या होता है? रिसर्चर सेलेक्ट सैंपल यूजिंग पर्सनल जजमेंट। यहाँ पे जजमेंटल होता है कि रिसर्चर जो है वो अपनी पर्सनल जजमेंट को लेकर नमूना सेलेक्ट करता है, सैंपल सेलेक्ट करता है रिसर्च में से। जैसे शोधकर्ता अपने अनुभव और निर्णय के आधार पर नमूना सेलेक्ट करता है, उसकी अपनी एक अनुभव होती है जिसके आधार पर वो वहाँ पे नमूना मतलब सैम्पलिंग सेलेक्ट करता है और फिर उस पर रिसर्च करता है। उसके बाद स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है? वन रिस्पोंडेंट रेफर्स अनदर रिस्पोंडेंट। एक उत्तरदाता दूसरे उत्तरदाता का संदर्भ देता है, मतलब एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में क्या है, एक स्टूडेंट है। ओके, हम गए इस स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन किए कि ये प्रॉब्लम हुआ, ये ऐसा है, तो ये तुम किए क्या? ये बोलेगा नहीं मिस, नहीं मैम ये तो इसने किया है, इस बंदे ने किया है। ये बोलेगा नहीं मैम ये तो इस बंदे ने किया। ये बोलेगा नहीं ये तो इस बंदे ने किया। तो मतलब कि सब किसी न किसी पे अपना भार डाल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि ये इसने किया, ये बोल रहे हैं उसने किया, ये बोल रहे हैं इसने किया। तो ये क्या बन रहा है? ये एक स्नो बॉल बन रहा है। अच्छा, जब हम लोग को वीडियो तो देखे होंगे या कोई कोई गया भी होगा तो सबको पता होगा कि स्नोबॉल कैसा होता है। स्नोबॉल, आप जब यहाँ पे ढेर सारी बर्फ की परतें जमी हुई है तो यहाँ पे एक छोटा सा स्नो उठाओ, मतलब हल्का सा एक मुट्ठी बनाओ और उसको गोल कर लो और फिर उसको ऐसे ऐसे धीरे 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 ऐसे स्लाइड अप करते जाओ। स्लाइड अप क्या होता है कि इतने दूर का जो स्नो होता है, इतने दूर का जो बर्फ होता है, वो उस छोटे से गोले में चिपक कर यहाँ पे आते आते एक बड़ा सा गोला बन जाता है और ये एरिया क्लीन हो जाता है। तो ये क्या हुआ? ये एक दूसरे में चिपकता चला गया। तो इसी को स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं कि सब किसी न किसी के ऊपर डाल रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कोटा सैम्पलिंग। नाउ व्हाट इज कोटा सैम्पलिंग? इट्स अ वन रिस्पोंडेंट रेफर अनदर रिस्पोंडेंट। wait, I think there is some mistake, let me check it now. ओके, तो यहाँ पे लाइन थोड़ी सी गलत हो चुकी है, ठीक है, मैं उसको बाद में करेक्ट कर दूंगी, लेकिन मैं बता देती हूँ व्हाट इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग वो होता है जब रिसर्चर खुद डिसाइड करता है कि कितने नंबर्स होने चाहिए एक रिसर्च में, तब उसके बाद वो रिसर्च करता है उस चीज़ पे, तो उसको हम कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे मान के चलो कि जैसे 100 स्टूडेंट का ग्रुप है, ठीक है, एक क्लास में 100 स्टूडेंट है। अब एक रिसर्चर आएगा, मैं ही हूँ रिसर्चर हूँ, मैं गई
कि ठीक है भाई 50 लड़का दे दो इधर से और 50 लड़की दे दो इधर से, ठीक है, 50 लड़का 50 लड़की होनी चाहिए। तो ये मैं खुद ही डिसाइड कर ली कि 50 लड़का 50 लड़की होनी चाहिए, तो इसी को कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है, जो जिसमें रिसर्चर डिसाइड करता है कि ये फिक्स नंबर होना चाहिए, तो यही होता है कोटा सैम्पलिंग। ओके, तो इस तरह से हमने अभी तक देखा है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो कि रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग आगे रिसर्च करेंगे तो जाके पता चलेगा। एनीवे, थैंक यू सो मच गाइस एंड फॉलो फॉर मोर। और मैं उसको ठीक कर दूंगी, वहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया है प्रिंटिंग में, टाइपिंग में। ओके, आई विल फिक्स इट। ओके, थैंक यू सो मच।